ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जो आप लोगों के सामने है, और इसमें मेन डिफरेंस जो है वो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। एक में वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन, और बीटा वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो नीचे है। तो इस बेस पे आप उसे अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। आप लोगों में से अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं ये अलग पेज पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि ग्लूकोज का बना हुआ है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ एल्डिहाइडिक जो ऑक्सीजन होती है वो लिंक कर जाती है इस कार्बन के साथ, जो कार्बन नंबर 1 है। जो ऑक्सीजन स्पेयर होती है वो असल में लिंक कर जाती है उस कार्बन के साथ, और इसमें कोई इतना खास नहीं है। वही स्ट्रक्चर है जो कार्बन हम ओपनली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे इस तरह से। ये वही स्ट्रक्चर है। सर जो डायग्राम इसमें आपने दी है पूरे पेपर में, जी उसमें तो ये जो ज्वाइन की हुई लाइन है, तो ये कार्बन मेन से कार्बन ज्वाइन हुए हुए हैं इनके जी जी साथ। जी जी ये हमेशा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टर्म अक्सर जगह पे ऐसे ही होता है कि वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आएंगे। इनसे मुराद भी कार्बन ही है। ये जितने बैंडेज है ना, ये जो बैंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे कार्बन है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो से पॉइंट पे जी ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है बरत। ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया। ये पहले भी आप लोगों के इल्म में ही है। ये वही स्ट्रक्चर है, कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। जितनी कार्बन जितनी हाइड्रोजन थी, बस इसमें एक जगह पे ये आया कि एक कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन कर ली है। बाकी ये स्ट्रक्चर उसी के उसी तरह आपके पास एज अ होल जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है। अब इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्होंने आपस में ज्वाइंट होना होता है। कैसे ज्वाइंट होंगे? जब एक मालिक्यूल की कार्बन 1 और दूसरे मालिक्यूल की कार्बन नंबर 4 वो आपस में ज्वाइंट होंगे तो वो वाटर मालिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा बनना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं सारा कंपाउंड तो ड्रॉ नहीं करूँगा, इस पॉइंट पे आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर में आप मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे ये वाकई आगे वही स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट हुआ है।
यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और नीचे हाइड्रोक्सल है। और इसी तरह दूसरी कार्बन एक मौजूद, इस तरह का ग्लूकोज का दूसरा मालिक्यूल एक मौजूद है, वो भी इस फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर जाएगा। तो वाटर अगर यहाँ से निकल जाए तो फिर कोऑर्डिनेशन कौन सी बचती है? और ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन बचेगा और जो इन दोनों कार्बन के साथ लिंक ब्रिज का काम करेगा और आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो जाएगी? ये कोऑर्डिनेशन आपके पास हो जाएगी यूँ। तो इस मालिक्यूल की ये कार्बन नंबर, जो पहला मालिक्यूल था उसकी कार्बन नंबर ये 1 है, और इस मालिक्यूल की 1 2 3 और 4, कार्बन 1 और कार्बन 4 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज, ये दोनों तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। तो ये आपके पास वो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मालिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते थे, C6H12O6 और इसी तरह C6H12O6, और ये आपस में कंबाइंड होके बनाते थे C12H22O11, और साथ में वाटर एक्सक्रीट हो जाता था। तो ये वैसे के वैसे ही आप लोगों के सामने शेयर हो गया। लेकिन सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हम जो अभी नीचे मैंने आपके पास इक्वेशन लिखी है, ये है आपके पास ओपन चेन सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड, और ये जो थी ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बेस्ड इक्वेशन है। और केमिस्ट्री की टर्म में जो आप लोगों की क्लास का लेवल है, उस लेवल पे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उनको प्रेफर करें। तो ये ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज के थ्रू ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होके ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाती है। क्लियर? लिंकेज वैसा का वैसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर जगह पे यही होगा। बहरहाल मैं चूँकि आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं इसको आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी वही है, स्टार्च का स्ट्रक्चर है। स्टार्च के दो स्ट्रक्चर हैं, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? अमाइलोज में वही 1,4 लिंकेज होता है। 1,4 लिंकेज के साथ मालिक्यूल बहुत स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट होते हैं। लेकिन अगर 1,4 के साथ साथ कार्बन 1 और कार्बन 6, ये पॉइंट देखें, कर्सर आपको नज़र आ रहा है। अब जो कार्बन 6 थी उसने लिंक किया है कार्बन 1 के साथ, वो भी एलिमिनेशन वैसी की वैसी होगी, वाटर वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अगर 1,6 लिंकेज आ जाए 1,4 के साथ साथ, तो ये अमाइलोपेक्टिन है। तो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है। ड्रॉ उसी तरह से हुए हुए जो आप लोगों के पास मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फॉर्म तो आपको यहाँ पे तो रिप्रेजेंट हो रही है, ये माल्टोज वगैरह, ये डाइसैकेराइड की फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं आप लोगों के साथ 1,4 लिंकेज। अगर आप पॉलीसैकेराइड में आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो ये स्ट्रक्चर देखें। तो अमाइलोज क्या है? अगर देखें अमाइलोज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 1,4 लिंकेज के साथ ज्वाइंट हुई है। अगर 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी आ जाए तो वो आपके पास अमाइलो पैक्टन बन जाती है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। इस डायग्राम के बेस पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो कार्बन 6 कौन सी है? यहाँ पे लगी होती है कार्बन 6। ये 4, ये 5 होगी, और ये आपके पास कार्बन 6 आएगी। इस कार्बन 6 ने अगर किसी मालिक्यूल की कार्बन 1 के साथ कोऑर्डिनेशन की होगी तो ये आपके पास 1,6 लिंकेज आ जाएगी। एलिमिनेशन उसी तरह वाटर की होनी है, क्योंकि उसके पास 1 के पास भी OH है, 6 वाली के पास भी OH है, तो वो दोनों
वाटर को निकाल देंगे, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन कर लेगा जस्ट। जी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक सा एक था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। सिर्फ आपने याद क्या करना है, सिर्फ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर याद करना है। तो आपको, आप जिसका भी स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ करना चाहते हो, माइलोज का, माइलोपेक्टिन का, स्टार्च का, सेलुलोज का, ग्लाइकोजन का, तो वो ड्रॉ करना बड़ा आसान है। जिस तरह का भी आप करेंगे उसमें यही ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं ये आपस में जॉइंट होकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। और वो 1,4 लिंकेज ही होगा, या अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होगा, या बीटा 1,4 लिंकेज होगा। और अल्फ़ा और बीटा की पोजीशन की बेस पे ही एच और ओ एच, एक साइड पे एच ऊपर लगा होगा, एक पे ओ एच नीचे लगा होगा। तो ये आप लोगों के पास है कोऑर्डिनेशन। अगर तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। जी सर प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा रिपीट कर दें। ओके, देखिए मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ, ये यहाँ से मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ग्लूकोज है, मैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। अब बाकी हाइड्रोजन वगैरह मैं ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ ऐसे इसके साथ इंडिकेशन कर देता हूँ कि एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है, बस इस पोजीशन को मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये एक मेरे पास है। अब इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल है, बाकी मैं इंडिकेशन उसी तरह कर देता हूँ कि यहाँ पे ग्रुप तो लगे हुए हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। अब देखें यहाँ पे होना क्या है, सिर्फ ये जो कार्बन 1, 2, 3, 4, इस मालिक्यूल की कार्बन 4 और इस मालिक्यूल की कार्बन 1, इन्होंने आपस में मिल के इस वाटर को निकाल देना है, और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कर जाएगा। तो ये ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज है, ये आपके पास डाइसैकेराइड बन गया। अगर मैं ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये नीचे जो वाटर के साथ है, ये जिसको मैंने क्रॉस कर दिया, बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया, ये ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूँ, तो ये जो आपके पास मालिक्यूल आपको शो हो रहा है, सिवाय ये जो क्रॉस एरिया है जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, इस एरिया को, इसके अलावा बाकी मालिक्यूल आपके पास डाइसैकेराइड बन गया। दो मोनोमर मिले आपस में, वाटर को रिमूव कर दिया है और ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज हो गए। तो यही लिंकेज सब में बनता जाएगा। जी सर समझ आ गई है इजी। और अगर अगर इसमें देखें, एक चीज़ और है इसमें, देखें ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा सा से आपको ब्रीफली कर दूं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना माइक काइंडली ऑफ करें। साइमा माइक ऑफ करो। ओके, जो उस पॉइंट से हटना पड़ता है, काफ़ी दूर जाकर फिर माइक ऑफ करना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है सब। अच्छा ये देखें, अगर ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि ये बीटा डी ग्लूकोज हो, ओ एच ऊपर हो और एच नीचे हो, ये फिनोमेना भी तो है। तो फिर क्या हो सकता है, फिर कैसे होगा? फिर ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज नहीं है, ये फिर बीटा डी ग्लूकोज है। तो ये बीटा 1,4 लिंकेज भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, पहले हमारा ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन नीचे आ रही थी, अब ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन किधर आएगी, ऊपर आ जाएगी। इनमें से वाटर निकल जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन यूं हो जाएगी। क्लियर? सर ये तो सेम ही ना हुआ।
सेम ही है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में हाइड्रोजन नीचे है और हाइड्रोक्सल ऊपर है, तो वो बीटा है। जी सर। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज की कोऑर्डिनेशन से बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जिनकी कोऑर्डिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप देखिएगा इसे। ये ग्लाइकोजन इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टार्च फाउंड इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। इट इज़ हैंस कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड दैट इज फिजिकली रिलेटेड टू अमाइलोपेक्टिन विद बेसिक अल्फा डी ग्लूकोज बट हैज़ ए मिक्स ऑफ अल्फा 1,4 एंड 1,6 बॉन्ड्स। इसमें 1,4 1,6 बॉन्ड दोनों मिक्स होंगे। सेलुलोज अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक यूनिट इज बीटा 1,4 लिंकेज, सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेज होगा। देखिए स्टार्च का स्ट्रक्चर ऊपर बनाया हुआ है, इसमें क्या है 1,4 लिंकेज है लेकिन अल्फा का, और सेलुलोज में क्या है बीटा वाला है, उसमें मिक्स आ रहा है, एक अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा। क्लियर? जी सर। तो ये जी सर। मीन्स कि इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है कि आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर याद करना है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज। या आप याद कर लें तो आप लोगों के पास आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया? हम आगे मूव करें। जी सर। ओके, कंटेंट्स को देख लेते हैं कि आज का हमारा कंटेंट के हिसाब से टॉपिक कौन सा। के चैप्टर 3 में हमने कंपैरिजन कर लिया था, कंपेयर द 3 मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस लिपिड्स इंक्लूडिंग इट्स जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप लोगों में से कितने हैं जो जानते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स। लिपिड सर फैट, जी, फैट्स। फैट्स को लिपिड बोलते हैं, ऑयल को लिपिड नहीं बोलेंगे। जी सर, ऑयल भी लिपिड्स में आता है। अच्छा, अभी देख लें, आप खुद ही कह रहे हैं कि फैट को ही बोलते हैं। फैटी एसिड। सर फैट्स को ही बोलते हैं लिपिड्स। ओके, मैं मान लेता हूँ अगर आप कह रहे हैं तो। आप लोगों को कंफर्म है तो मैं मान लेता हूँ, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें। आप कहते हैं फैट्स को ही लिपिड्स बोलते हैं। सर फैटी एसिड्स को लिपिड्स बोलते हैं। ओके, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी हमारे नॉलेज में इजाफा है वैसे। ये जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं सर, उनको लिपिड्स के अंदर होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। जो पानी में डिजॉल्व पानी में तो ऑयल भी डिजॉल्व नहीं होता। पानी पानी में तो तो कॉज करता है ना फैट। पानी में तो सर पेट्रोल जितनी भी ऑयल डिजॉल्व। होती है वो सारी लिपिड होती है। जी जी। सर जितनी ऑयली चीजें वो सब लिपिड होती है। ओके, ये मान लेता हूँ। ओके, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि मेरे ख्याल से जो होते हैं, पानी में सॉल्व नहीं होते, ओके, इनसॉल्युबल होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इनसॉल्युबल होते बेसिकली माइक काइंडली अपना ऑफ कर दीजिए। बेसिकली लिपिड्स जो हैं वो आपके पास हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। These are triglycerides saturated or unsaturated fatty acids।
ट्राइग्लिसराइड होंगे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हैं। बेसिकली अगर आप लें ग्लिसरॉल को, ये आपके पास ग्लिसरॉल है, और इसको मिलाना है आपने फैटी एसिड्स के साथ। तो मैं 3 फैटी एसिड भी इनके सामने लिख देता हूँ। फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स होते क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, आप में से कौन जानता है फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओके, फैटी एसिड्स को कहा जाता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं इस लिपिड को समझाने से पहले आपको पहले ये समझा देता हूँ कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि फंक्शनल ग्रुप याद करिएगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसका फंक्शनल ग्रुप आपने याद किया है या देखा है? नहीं सर। बेहतरीन कर रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ऐसे ही रहेंगे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इसी तरह परफॉर्म करते रहें अच्छे से अच्छा, ताकि आपको ना समझ आए ना कुछ। ये देखें जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन लगा हो, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल वो किस तरह का हो सकता है लॉन्ग चेन? वो आपके पास C15H33 हो सकता है, C15H33 हो सकता है। ये इतना लॉन्ग चेन है, यानी कि 15 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। तो ये इसके साथ लिंक्ड है, तो ये आपके पास फैटी एसिड है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैटी एसिड। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि फैटी एसिड्स क्या है? जिस जी लॉन्ग सर। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड्स। यहाँ पे मैंने एक लिखा है, मैं आगे और भी लिख सकता हूँ, C17H35 C डबल बॉन्ड OH, ये भी है आपके पास फैटी एसिड है। सर मैक्सिमम कितने ये मतलब कि कार्बन होगा? कितने भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि फैटी एसिड कौन सा है। और ये जो फैटी एसिड है ये आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मींस के इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड भी होता अगर अगर ये अल्काइल हुआ सिंगल बॉन्ड वाला तो फिर इसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। और ये होता है फैट। ये बनाएगा लिपिड की कौन सी किस्म बनाएगा? फैट बनाएगा। फिर ये फैटी एसिड अगर वो हुआ सैचुरेटेड, उसमें बॉन्ड हुआ सिंगल, तो वो कौन सा लिपिड बनाएगा? फैट।
और अगर ये हुआ अनसैचुरेटेड, इसमें हुआ डबल बॉन्ड, अगर इसमें हुआ डबल बॉन्ड तो फिर ये बनाएगा आयल। ये स्टूडेंट्स, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो लिपिड बनना है वो फैट है या फिर आयल है। इज दैट क्लियर? जी सर। Oil is unsaturated and exist in liquid form at room temperature, while fat is saturated and exist in solid form. Is that clear? जी सर। Okay. तो मैं उस टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ जिसकी तरफ मैंने आपको लेके जाना है। मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल ड्रॉ किए, तो मैं इसके साथ फैटी एसिड्स को ड्रॉ करने लगा। देखिएगा, मैं फैटी एसिड उसी तरह लिखूंगा, जस्ट मैंने वो कार्बन की प्रेजेंस को नहीं काउंट किया, मैंने उसकी जगह पे क्या यूज़ कर लिया, अल्काइल को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से ना। एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड, और होगा क्या, जस्ट यहाँ से रिमूव किसने होना है? वाटर। अगर वाटर रिमूव हो जाए तो फिर क्या बनेगा? यही बनेगा। जी सर। तो ये आपके पास जो है, इसको आप बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये होते हैं आपके पास लिपिड्स। लेकिन लिपिड्स की दो फॉर्म है, एक है फैट और एक है आयल। कौन सी? एक फैट और एक आयल। फैट कब होगी? जब ये आर जो है ये क्या होगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होगा। उसे फैट भी बोलते हैं, या नॉर्मल टर्म में अगर हम काउंट करना चाहें, जो हमारे पास घर में घी यूज़ होता है वो भी आपके पास फैट है। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड फॉर्म में। और अगर ये अनसैचुरेटेड होता, मींस कि इसमें डबल बॉन्ड होता, तो फिर वेजिटेबल ऑयल जो है वो घर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास? लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपके पास हैं लिपिड्स। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो वो पूछ ले। ओके, अब मैं जनरल टर्म में बात करता हूँ, बिल्कुल जनरल टर्म में ये काउंट करिएगा। इससे ज़रा थोड़ा सा हट के, कि अगर मैंने ऑयल को घी में कन्वर्ट करना हो तो मुझे बताएं कि किसी पॉइंट पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, ऐसे ही होगी ना, क्योंकि अल्काइल है ना वो, कार्बन के दरमियान। चले मैं हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देता हूँ, मैं हाइड्रोजन को भी ज़ीरो करता हूँ, मैं ये काउंट करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए जाहिर है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही है ना। जी सर डबल। ये जो सेंट्रल डबल बॉन्ड है, इसको अगर मैंने ख़त्म करना हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ? H2। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक को दे देता हूँ, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे को दे देता हूँ, तो एज अ रिजल्ट ये क्या बॉन्ड हो जाएंगे? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी, पहले ये एक H मौजूद है, अब वो एक बॉन्ड ब्रेक करके
यहाँ पे भी CH3 और इस साइड पे भी CH3 हो जाएगा, और बॉन्ड बीच में क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएंगे, वो सिंगल हो जाएगा। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इसको घी में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे आप ऑयल को घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर मीन्स कि आप अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स को सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके आप कहते हैं ये ऑयल आपका घी में कन्वर्ट हुआ है। और इसी की बेस पे जो कंपनियां जिनका आज भी घी जो है या ऑयल जो है वो कॉस्टली है, महंगा है, वो किस बेस पे है, उसकी बेस ये निकल की रिमूवल भी है, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो निकल एक मेटल है, तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उस सारे प्रोसेस से फिर वो इजी नहीं है, वो कॉस्टली है। तो इसलिए जो ब्रांडेड आपके पास ऑयल वगैरह ये घी हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर है आपके पास लिपिड्स? जी सर। ओके, तो ये आपके पास बेसिकली लिपिड्स का एक जनरल सा था इंट्रो, जैसे आप कह सकते हैं। ये कुछ टर्म्स थी, होमोपोलीसेक्राइड या हेट्रोपोलीसेक्राइड, मीन कि अगर एक तरह के मोनोमर होंगे तो वो एक तरह के ज़रा होमो जो सेम हो और हेट्रो जो डिफरेंट हो, तो वो खैर आप स्टडी कर लीजिएगा, वो इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आप लिपिड्स की तरफ मूव कर चुके हैं। लिपिड्स को देखते हैं। लिपिड इज़ केमिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं मैक्सिमम वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है फिनोमेना लाइक डिज़ोल्व लाइक का। Lipids are an important component of living cells. Lipids include fatty acid, neutral fats, waxes and steroids. या बेसिक से थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर आपकी बुक पे आपको मेंशन है, वो तो शायद आप अभी आपको समझ ना आए, लेकिन फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये देखें, ये आपको समझ आ रहा है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और बीच में एक जगह पे डबल बॉन्ड भी है। तो मीन्स कि वहाँ पे अगर आप हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में, ठीक है। तो ये नीचे उसने ट्राइग्लिसराइड्स भी बना के दिए हुए हैं, उसने थोड़े कम्प्लेक्स बना दिए हैं, मैंने उसको बड़ा सिंपल करके आर की फॉर्म में रखा है। अब आर आप जितना मर्जी उसके साथ लगा लें। अल्काइल ग्रुप है ना, आप अल्काइल ग्रुप आपको जनरेट करना आता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगी बस, आप जितना भी है उसको उसके साथ। तो ये फास्फोलिपिड्स भी हैं, अगर फास्फोरस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है तो ये फास्फोलिपिड्स की भी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये भी हम आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात हो चुकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन ये लास्ट टॉपिक है, हम ये पढ़ के इसको एंड करेंगे। तो बेसिक से क्लासिफिकेशन है यहाँ पे लिखी हुई। लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, यानी कि ये अगर इन्हें वाटर में डिसोसिएट या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम इनको डिसोसिएट करें तो जो स्पीशीज़ ये देंगे उनकी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले है सिंपल लिपिड। अगर तो ये जो आपने बनाए हैं, देखें अभी यहाँ पे आपने ये ट्राइग्लिसराइड बनाया है, अगर ये ब्रेक करे, ये दोबारा से अगर वाटर, यहाँ पे 3 वाटर मालिक्यूल भी जनरेट हुए ना, 3H2O, यही हुआ है ना, साथ में 3 वाटर मालिक्यूल एक्सक्रीट हो गए थे। अगर ये दोबारा से आप वाटर मालिक्यूल दे देते हैं तो ये ब्रेक होके क्या बनाएंगे, एक ग्लिसरॉल बनाएंगे और दूसरे क्या बनाएंगे, फैटी एसिड्स, ठीक है, ये फैटी एसिड्स है ना, और ये आपके पास क्या था, ग्लिसरॉल। तो इन लिपिड्स को कहा जाता है सिंपल लिपिड्स। अगर कोई लिपिड डिसोसिएट होके
आपके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनाएं तो इन्हें आप नाम क्या देंगे? सिंपल लिपिड्स का। फैट्स एंड ऑयल विच यील्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल अपॉन हाइड्रोलिसिस। ओके, फैट्स एंड ऑयल वो हमने बात उस पर कर ली है, वो रूम टेम्परेचर पे केस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वैक्सेस की भी इसी में आता है, वो ये सिंपल लिपिड में ही वैक्सेस आ जाती हैं। वैक्स इज ए एस्टर ऑफ long chain alcohol and a fatty acid. The acids and alcohol normally found in waxes have chain of order of 12 to 34 कार्बन एटम्स इन लेंथ। ये वैक्सेस भी इसी में आती हैं। दूसरी टाइप जो आ रही है क्लासिफिकेशन में वो आपके पास है कंपाउंड लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड्स क्या होंगे? जो यील्ड मतलब जो अगर उनको उनको हाइड्रोलाइज किया जाए, उनको ब्रेक किया जाए तो उसमें से हमें क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा हमें फैटी एसिड, दूसरा मिलेगा ग्लिसरॉल, तीसरा स्फिंजोसिन, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल अपॉन हाइड्रोलिसिस। मीन कि वो जिस तरह के फैटी एसिड से बना हुआ है आउटकम उसी तरह की दे देगा। और बेसिकली जो उसमें बेसिक फैक्टर है वो फास्फोरिक ग्रुप का प्रेजेंस है कि वो फास्फोरिक एसिड देगा, तो वो कंपाउंड लिपिड्स आ जाए। अगर नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड है तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल दे देगा। अगर वो स्फिंजोस्पीन बेस्ड है तो वो उसकी बेस पे उस तरह के लिपिड दे देगा। ग्लिसरो फास्फोलिपिड्स वो भी दे सकता है, तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे ग्लाइकोलिपिड्स है। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है ग्रुप, वो डिसोसिएट होके कार्बोहाइड्रेट भी देगा। सिंपल सी बात है कि जो कंपाउंड उनके अंदर डिज़ोल्व होंगे वो उनकी डिस्पर्शन से वो वही सब्सटेंस देगा, तो वो आपके पास आ जाएंगे। और तीसरी और लास्ट टाइप जो है क्लासिफिकेशन की लिपिड्स की वो है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड इज कॉल्ड ड्राई लिपिड। यानी कि जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड दोनों तरह की या दोनों के मिक्सचर टाइप आपको प्रोडक्ट देंगे वो आपके पास आएंगे ड्राइव लिपिड्स। तो या सादा लफ्ज़ों में सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स के मिलने से जो लिपिड्स बनते हैं उनको आप नाम क्या देंगे? डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये आप लोगों के पास एक बेसिक सा था। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लें, इस एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंस होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के अंदर ऑयल वगैरह को स्टोर करते हैं। एनिमल्स जो हैं उनसे हम फैट्स और मिल्क के थ्रू हम फैट्स भी लेते हैं, जो बटर वगैरह हम एक्सक्रीट करते हैं, वो सारा का सारा वहाँ से फैट्स हमारे पास आते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो हैं वो आपके पास मैंशनड हैं। कुछ और भी हैं आपके पास, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स हैं, ये सेक्स हार्मोन्स टोटली उसके साथ बिलोंग करते हैं। आई थिंक सो कि ये आप मुझसे ज़्यादा फील्ड में भी हैं तो आप इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे। मैं कुछ चीज़ों को अपने तक ही महदूद रखता हूँ कि ये मैं आपके साथ शेयर ना करूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी हुआ कोई इशू खास करके स्टीरॉइड्स वगैरह को पढ़ने का, तो हमने वैसे स्टीरॉइड्स हार्मोन भी पढ़ने हैं। इस पूरे कंटेंट का जो कोर्स है आपका, इसका आखिरी चैप्टर जो है वो टोटली इसी के बेस पे है, तो हम वहाँ पे भी उन्हें पढ़ लेंगे। तो स्टीरॉइड्स लिपिड्स भी हैं उसी में आ जाते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन भी आ जाते हैं। तो ये आप लोग खुद ही पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी इशू हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जितना आप कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।